नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेरा टैलेंट मेरी पहचान। मित्रों, यहां पर आप सुनेंगे कुछ मोटिवेशनल कहानियां जो आपको तो प्रभावित करेंगी ही, साथ में जो समाज के लोगों में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उनको भी दूर करेंगी। इसके अलावा आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर लें और एक कमेंट जरूर कर दें। कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आप इन कहानियों को दूर दूर तक अपने मित्रों में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज इस लिंक को दूर दूर तक शेयर करें। हमें आपके प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब सुनिए ये कहानी स्वरा की आवाज में। जय श्री कृष्ण। बेटिया, अपनी प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम का मजा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देख हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती है? घर में रुचि आई थी तो सबके साथ बांट लिया और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के 2 बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियों एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत ले ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी के बातों से जब घबरा जाती तब विनोद समझाता, बेटियां अपना भाग्य लेकर आई है रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना किसी बेटे वालों से कम सुख हमें नहीं देंगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनवाना क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीजें चुन चुन कर तीनों ने रखा था और माँ पापा का गिफ्ट वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। ये क्या माँ, बालों में कैसी सफेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला वहाँ, अब तो तुम बच्चों के दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा संवार दिया प्रीति ने। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी विनोद की। शाम होते हैं सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयां स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ।
पार्टी की भव्य तैयारी देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी वो उसके लाडलों ने ना कभी दी थी और ना ही कभी देते। तभी प्रीति ने माइक ले अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है मेरे पापा माँ के गिफ्ट का जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है, लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में चले सब। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चले पापा और खुद देख ले। तीनों बहनें आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा अब आपके स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद के आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती है, यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठा कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का दम टूट गया था सुनीता का। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कई बेटे वालों के भाग्य में भी नहीं होता। कहानी भावनाओं का मजाक। नायक आरव, नायिका काव्या। आरव एक सरल, सच्चा और दिल से चाहने वाला लड़का था। उसकी जिंदगी में जब काव्या आई तो उसे लगा कि अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई है। काव्या ने जब पहली बार कहा था, तुम ही मेरे पहले सच्चे प्यार हो, तो आरव ने उस बात को दिल से लगा लिया। उसने अपने दिल की हर दीवार गिरा दी, हर शक, हर डर, सब कुछ काव्या पर विश्वास करके छोड़ दिया। काव्या ने उसे यह भी बताया था कि वह पहले कई लड़कों से बात कर चुकी है। वो कहती थी बस दोस्त थे, लेकिन उन दोस्तों से बात करने का तरीका, उनकी चैट्स, वो सब कुछ दोस्ती जैसा नहीं लगता था। काव्या अक्सर मजाक में कह देती, अगर तुम्हें इतना शक है तो छोड़ दो, लेकिन अगले ही पल इतनी मासूमियत से पेश आती कि आरव फिर से सब भूल जाता। वो कहती, तुम मेरा दर्द नहीं समझते, मैं भी तो अकेली हूँ। लेकिन वो ये भूल जाती थी कि आरव उसका कितना ख्याल रखता है, उसे वक्त देता है, उसकी हर बात को सुनता है। वह दिन भर उसके लिए खुद को थकाता, लेकिन फिर भी उस पर सवाल उठते कि तुम्हें तो मैं ही गलत दिखती हूँ। काव्या का प्यार सिर्फ शब्दों में था, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बिन मैं अधूरी हूँ। लेकिन जब कोई दूसरा लड़का कॉल करता तो वह मुस्कुराकर उठाती और फिर आरव से झूठ बोलती कि कोई खास नहीं था। सबसे बड़ा दर्द तब होता जब वह अपने झूठ को सच बनाने के लिए कस्में खा जाती। कहती, मैं अब बात नहीं करूँगी, और अगले ही दिन सब कुछ दोहराती। फिर जब आरव दुखी होता तो वह मुंह बनाकर कहती, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही भरोसा नहीं करते। आरव टूटता गया पर चुप रहा। उसे उम्मीद थी कि काव्या बदल जाएगी, लेकिन काव्या भावनाओं को मजाक समझती रही। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि प्यार में कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, बस एक दिल टूटता है और दूसरा इसे मजाक समझकर मुस्कुराता है। आज की कहानी झूठा सुख। एक बार एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौए ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया।
उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौए ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं। फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं? कौआ नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौए की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौजमस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जलराशि तरंगायित हो रही थी। कौआ थकाहारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा, अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का ओर-छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थककर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौए की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर ये इतना अहंकार किसके लिए? बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम था राधे गुप्त। उनका गुरुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। राधे गुप्त की पत्नी का देहांत हो चुका था, उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी, जिनकी चिंता उन्हें हर समय सताती थी। पंडित राधे गुप्त उसका विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले न हो पर बुद्धिमान हो। एक दिन उनके मन में विचार आया, उन्होंने सोचा कि क्यों न वे अपने शिष्यों में ही योग्य वर की तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्र करें। भले ही इसके लिए चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त यह है कि किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई देख न सके। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई न कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को दे रहा था। राधे गुप्त उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठा देख राधे गुप्त ने कारण पूछा। रामास्वामी ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख न सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है, हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही हुआ न कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी बात सुनकर राधे गुप्त का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा।
उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे पूछा, आप सबने चारी की? क्या किसी ने देखा? सभी ने इनकार में सिर हिलाया। तब राधे गुप्त बोले, बच्चों, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? इतना सुनते ही सभी बच्चों ने सिर झुका लिया। इस तरह गुरुजी को अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर मिल गया। उन्होंने रामा स्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस कर बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग ली। शिक्षा। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का ही साथ देता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आज की कहानी। भ्रम। एक दिन एक राजा ने राजपंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से आदेश दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ, ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राजपंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह इस चिंता में अब न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आम तौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदाकदा ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राजपंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं। हालांकि उसकी मां ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राजपंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राजपंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राजपंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राजपंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला यह क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंभे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंभे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंभे से बांधने का आदेश दिया। तो अब स्वयं राजपंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राजपंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राजपंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है
माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता है। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं।